तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ बेसिक्स पढ़ने के बाद हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस को, जिन टॉपिक को डिस्कस नहीं किया, जैसे कि शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर की, सिलेंडर की, है ना, तो उसकी चर्चा अब हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग, एरिया एज अ वेक्टर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम एरिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं, स्पेशली इन फ्लक्स कैलकुलेशन, कि एरिया समटाइम्स ट्रीटेड एज अ वेक्टर। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरिया वेक्टर? ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा? तो फॉर ए प्लेन सरफेस, किसी प्लेन सरफेस के लिए डिफाइन होता है। फॉर ए प्लेन सरफेस, कोई मान लेते हैं बेटा ये कोई प्लेन है हमारे पास। सपोज ये वाली 2 मीटर है लेंथ और ये वाली 3 मीटर है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये जो एरिया है ये एक्स वाई प्लेन में है। तो किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है बच्चों, एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस के लिए डिफाइन होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, उसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी कि उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो नॉर्मल होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है ना, जो एन कैप है दिस इज योर आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे अगर मुझे इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 यूनिट है। तो जो एरिया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी वही होता है जो एरिया की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो 6 मीटर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। एंड डायरेक्शन ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ऊपर की तरफ आएगी, एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी के कैप। हालांकि बेटा अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल तब तक नहीं बता सकते जब तक हम ऑब्जर्वर की पोजीशन पे ना बात करें। जैसे मान लो ये इस तरह से रखी है, एक डिस्क है और इसके ये कागज़ के परपेंडिकुलर प्लेन में रखी है। एक आदमी इस तरफ से देख रहा है ए और एक आदमी इस तरफ से देख रहा है बी। तो अगर ए आदमी देखेगा तो इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। और अगर इस आदमी के लिए बात की जाए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई प्लेन सरफेस की बच्चों हम बात करेंगे तो फॉर प्लेन सरफेस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम जहाँ से देख रहे हैं ये वाला फेस दिख रहा है तो उसके बाहर जो फेस दिख रहा है उससे आउटवर्ड। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है और उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया के बराबर होता है। तो ठीक है, एरिया एज ए वेक्टर आप कह सकते हो। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर अगर हमें लिखना हो, इफ़ दिस इज एक्स एक्सिस, तो फॉर दिस ऑब्जर्वर, फॉर ऑब्जर्वर ए जो एरिया वेक्टर हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड है पाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा। ठीक है ना, इस ऑब्जर्वर के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मान लो फॉर ए क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस है कोई बेटा, है ना, कोई क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस है, जैसे कि मान लो ये है कोई, ये बंद है, 3 डायमेंशनल है, इट इज़ नॉट ए कर्व, इट इज़ ए सरफेस, है ना, कोई स्फीयर है, कुछ भी है ना। तो ऐसे सिचुएशन में पहली बात तो ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन नहीं होता। एरिया वेक्टर हमने क्या कहा, किसके लिए डिफाइन होता है? प्लेन सरफेस के लिए डिफाइन होता है। तो अगर इस कर्व सरफेस का अगर हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लें जिसकी वैल्यू हो DA, डिफरेंशियल एलिमेंट, तो ये छोटा सा हिस्सा एक प्लेन सरफेस के जैसा होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसे हम लिख सकते हैं DA वेक्टर, है ना। तो जो DA वेक्टर होगा बेटा क्या होगा? तो जो DA वेक्टर होगा इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया DA एंड डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। तो जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा बेटा क्लोज सरफेस में आपको ऑब्जर्वर की पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती, चूँकि ये क्लोज्ड सरफेस है। तो ये वाला रीजन, अंदर वाला रीजन इन है और ये इनसाइड रीजन है
और ये आउटसाइड रीजन है ना। प्लेन सरफेस में इनसाइड और आउटसाइड का कोई मीनिंग नहीं होता, पर यहाँ पर जो क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस होता है ये अंदर का रीजन है या बाहर का रीजन है। तो जो एरिया वेक्टर होगा इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल, तो डीए की डायरेक्शन ये होगी एन कैप, राइट। तो ध्यान रखिए किसी कर्व सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर नहीं डिफाइन कर सकते, पर कर्व सरफेस के छोटे से एलिमेंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये स्फेरिकल सरफेस अगर है तो इसका छोटा सा जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा जो कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, डीए वेक्टर, राइट। तो इस तरह से क्लोज सरफेस में आउटवर्ड और इनवर्ड डिफाइन होता है, इसलिए हमें ऑब्जर्वर को पोजीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट प्लेन सरफेस में ऑब्जर्वर किस तरफ है बेटा, इस बात पे डिपेंड करता है कि एरिया वेक्टर हमारा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन होता है बच्चों, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in uniform electric field, comma, through a plane surface या area, electric flux is defined as phi equal to E dot A, है ना। E dot A या E dot S भी लिखते हैं। तो किसी भी सरफेस से, किसी भी प्लेन सरफेस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट होना चाहिए, और ये प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर होना चाहिए, प्लेन सरफेस या प्लेन एरिया, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो जो फ्लक्स होता है वो डिफाइन होता है ई डॉट ए। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, बच्चों किसी भी वेक्टर फील्ड का जो फ्लक्स होता है, अगर कोई भी वेक्टर फील्ड एक्स है सपोज, और किसी एरिया वेक्टर से जो फ्लक्स डिफाइन होता है वो एक्स डॉट ए डिफाइन करते हैं हम लोग। अब ये एक्स अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अगर ये एक्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। एक्स वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेलोसिटी फ्लक्स कहलाता है। तो फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई डॉट ए। अगर मैं इसे देखूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगा, यूनिट बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन एरिया होना चाहिए बेटा, तभी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर बेटा इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, अगर फील्ड बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और सरफेस इज ए कर्व्ड सरफेस, है ना, कर्व्ड सरफेस है बेटा, तो फिर हम जैसे मान लो ये कोई कर्व्ड सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास हो रही है, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। लेट अस सपोज कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि ई वैरी कर रहा है
और एरिया भी अगर कर्व्ड नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, अगर कर्व्ड सरफेस है भले ही फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, या फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है भले ही सरफेस प्लेन हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक हम छोटा सा एलिमेंट मानते हैं सरफेस पे, बहुत छोटा सा एलिमेंट डी ए वेक्टर है। तो इस डी ए वेक्टर की डायरेक्शन मान लेते हैं ये सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई, है ना। ये एलिमेंट इतना छोटा है कि पहली बात तो इसे हम प्लेन सरफेस मान सकते हैं, दूसरी बात एलिमेंट इतना छोटा है कि इस छोटे से एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट से जो फ्लक्स पास होगा डी फाई, ठीक है ना, फ्लक्स थ्रू दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई डॉट डी ए लगा सकते हैं, या डी एस, एरिया को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग। तो ये उस छोटे से एलिमेंट से बच्चों पास होने वाला फ्लक्स होगा। और अगर हमें टोटल फ्लक्स सिचुएशन, चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो वी कैन इंटीग्रेट ई डॉट डी ए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या कर्व्ड सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी विल यूज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर है, और उस छोटे से एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन बेसिक और मीनिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग एक्चुअली, ठीक है, ओके। तो बच्चों कुछ बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू हम फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एक सपोज एक सर्कुलर एरिया है, ये पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इस तरह का बनाया है, ठीक है। अब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ई है, और सपोज ये सर्कुलर एरिया है आर रेडियस का। तो अगर इस तरफ ऑब्जर्वर खड़ा है तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो यहाँ फ्लक्स आएगा E इंटू ए इंटू कॉस 0 आएगा, तो प्लस का आ जाएगा E इंटू ए, प्लस का पॉजिटिव फ्लक्स होगा बेटा, है ना। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है वो पॉजिटिव है, E इंटू ए। अगर आप यहाँ देखें बेटा, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये देखिए अब बाहर आती हुई नज़र आ रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एरिया वेक्टर भी सरफेस के बाहर आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर आती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसे हम आउट गोइंग फ्लक्स बोलते हैं, आउट गोइंग फ्लक्स। और ध्यान रखिएगा जब भी आउट गोइंग फ्लक्स होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर हम बात करें। अगर इसी सिचुएशन में ऑब्जर्वर इस तरफ होगा तो उसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी बेटा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है जितनी जैसे पिछली थी। तो यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है, तो अगर हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करें तो ई ए कॉस थीटा माइनस ई इंटू ए आएगा। कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है बेटा। फ्लक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होने का मतलब सिंपल उतना ही है कि आपका जो है इन गोइंग फ्लक्स है। आप अगर इस ऑब्जर्वर को देखें तो यहाँ पे लाइंस, तो इसमें फ्लक्स नेगेटिव है क्योंकि इसमें आप देखोगे इन गोइंग फ्लक्स है। एरिया वेक्टर इस ऑब्जर्वर के लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो इस ऑब्जर्वर को जो ये फील्ड लाइंस हैं इस एरिया के अंदर जाती हुई नज़र आएंगी, अंदर जाती हुई, राइट। तो यहाँ पर बच्चों ये इन गोइंग फ्लक्स आप कह सकते हो, इन गोइंग फ्लक्स है। तो यहाँ पर फ्लक्स इन गोइंग या फ्लक्स इन फ्लो भी कह सकते हो बेटा आप, फ्लक्स इन फ्लो भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो इनफ्लो फ्लक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। आउट गोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइन का मीनिंग नहीं होगा, कैलकुलेशंस में साइन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको पता हो रहा है इट इज़ कन्वेंशनल ऑल्सो कि जो आउट गोइंग फ्लक्स है इज टेकन पॉजिटिव एंड इन गोइंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव। यहाँ पर देखो तुम जो हमने रखी है प्लेट, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है और फील्ड इस तरह के है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है
तो यहाँ पे फ्लक्स जो आएगा वो ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि इस सरफेस के अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही, इस एरिया को कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही, सारी लाइन देखो उस एरिया के पैरेलल है, उस एरिया के आर पार कोई भी लाइन नहीं जा रही, राइट। इसलिए कोई फ्लक्स लिंक्ड नहीं है एरिया से, या कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा एरिया से, ठीक है ना। जैसे मान लो सिमिलर सिचुएशन ये है कि अगर ये कॉपी के प्लेन में कोई एरिया है हमारा, या ये कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया हो सकता है, और फील्ड भी ऐसी है, ठीक है, फील्ड भी इसी तरह से है, तो ये जितने भी फील्ड लाइंस हैं, कोई भी लाइन एरिया को क्रॉस नहीं कर रही है, सारी लाइनें एरिया के पैरेलल है। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अगर मैं सामने से देख रहा हूँ तो फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ दोनों सिचुएशन में थीटा 90 डिग्री है, यहाँ दोनों सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है, फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखें तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने सिंपल तरीके से लिखा EA cos थीटा, है ना। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो EA cos थीटा है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बढ़ा दूं तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जैसे सिंपल बात मान लो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक मोटा आइडिया दे रहे हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना। तो आपको पता है कि A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट से ज़्यादा है। अब मान लो एक एरिया यहाँ पे हमने लिया, उतना ही बड़ा एक एरिया हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, सेम साइज़ का, तो यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा पास हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स कम है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, या एक सिचुएशन और समझ सकते हो कि दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी फील्ड लाइन पास पास है और यहाँ पर फील्ड लाइन थोड़ी सी दूर दूर है। एक डिस्क हमारी यहाँ पर एक सर्कुलर एरिया यहाँ पे रख दिया हमने, और एक सर्कुलर एरिया यहाँ पे रख दिया। आप देख रहे हैं कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E1 बड़ा है E2 से। सेम एरिया है, सेम एंगल है बेटा दोनों केस में, तो यहाँ पे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली अगर हम फील्ड लाइंस के टर्म में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से ज़्यादा पास हो रही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही। यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो फ्लक्स चेंज करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया बढ़ रही हैं। अगर हम एरिया बड़ा कर दें बेटा, ठीक है, सपोज यहीं पर फील्ड थी और यहीं पर हम एरिया थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई भी सिंपल सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। ये सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ये एरिया है, इससे कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, फिर हमने एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दिया है तो इससे और ज़्यादा फ्लक्स पास हो रहा है। तो तुम देख रहे हो एरिया जब हमने बड़ा किया है तो मैथमेटिकली तो तुम ये कह रहे हो कि EA cos थीटा है, एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ रहा है, ये तो सिंपल गणित हो गई। पर अगर हम देखें कि एक्चुअली बढ़ क्या रहा है, तो एरिया बढ़ाने से देखो इस वाली रिंग से या इस वाले एरिया से ये नंबर ऑफ लाइन्स कुछ पास हो रही थी, बट जब इसको तुमने बड़ा किया तो कुछ और नंबर ऑफ लाइंस पास होने लगी, और फील्ड लाइंस उस एरिया के थ्रू पास हो रहे। यानी एरिया बढ़ाने से भी फ्लक्स बढ़ता है, पर हम देखें एरिया बढ़ाने से भी चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया बच्चों चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम थीटा चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स में बदलाव होगा, तो थीटा चेंज करके भी देख लेते हैं क्या चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे पास अभी एक सरफेस है बेटा, और अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करा दें, किसी एंगल पे रख दें, अभी इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं इधर की तरफ था, और अब इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और हमने इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पर जो फ्लक्स था वो E इंटू ए था, और यहाँ पर EA cos थीटा हो गया, राइट। तो यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसको रोटेट करने से फ्लक्स कम हुआ है, घुमाने से फ्लक्स कम हुआ है। यहाँ से देखो तुम, इसमें दिख रही 3 फील्ड लाइंस पास हो रही थी, और इसमें सिर्फ एक फील्ड लाइन एरिया से पास हो रही, ये दोनों एरिया से पास नहीं हो रही। यानी कि वैसे मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है।
फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, एरिया के मैग्नीट्यूड पे और एंगल पे, ठीक है, तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है आप कह सकते हो। बट अल्टीमेटली इन तीन चीज़ों का प्रभाव, इन तीन चीज़ों का जो इफेक्ट है वो एक ही चीज़ को चेंज कर रहा है। इन तीनों के बदलने से सिर्फ एक ही चीज़ बदल रही है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बहुत ही सुनहरे शब्दों में ये पॉइंट लिख लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फ्लक्स होता है किसी चीज़ के इनफ्लो या आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी अंदर जा रही हैं या कितनी बाहर आ रही हैं उस एरिया से, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through the area, passing through the area। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी बेटा, फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी एरिया से, फ्लक्स उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से रखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ई ए कॉस थीटा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में इंटीग्रेशन ई डॉट डी अप्लाई करेंगे। And ultimately electric flux represents nothing but the number of electric field lines passing through the area। बहुत ही कायदे से बात समझ लीजिए, अगर दो सरफेस से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी तो दोनों सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा। अगर एक सरफेस में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी किसी गिवन फील्ड में तो उसके थ्रू फ्लक्स कम होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इस वीडियो में इतना ही।